चुनावी मौसम है और हर दिन नए डेवलपमेंट के साथ सियासी गलियारा गूंज रहा है। एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि चुनाव से तो जुड़ी हैं ही और चुनाव को प्रभावित भी करेंगी। हफ्ते की अगर कोई भी खबर आपसे छूटी हो तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव इस हफ्ते कार्यक्रम के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने। बीते एक हफ्ते में जो बड़ी घटनाएं हुई हैं जिनसे कि आप रूबरू होने से रह गए होंगे, तो वो हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहली खबर इस हफ्ते की जो खूब सुर्खियां बटोरती रही वो थी चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से रोक दिया है। बीजेपी की सरकार में अरुण जेटली ने इसे सदन में पेश किया था और तब से ये चल रहा था। फिलहाल इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला आया है, इसे राजनीतिक दलों को झटके के रूप में भी देखा जा रहा है कि उनको झटका लगा है। अगर देखिए तो बीजेपी से लेके कांग्रेस से लेके दक्षिण की बड़ी पार्टियां, बीआरएस से लेके एआईएमडीएमके से लेके तमाम वो पार्टियां हैं जो कि चुनावी चंदे लेती हैं और जिनकी राशि करोड़ों में होती है। जो चुनावी फंड या चुनावी चंदे उन्हें मिलते हैं चुनावी बॉन्ड के रूप में, ये एसबीआई से कोई भी सामान्य नागरिक ले सकता है। लेकिन फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। संक्षेप में चूंकि खबर बता दी है तो अब यह भी बता दें कि चुनावी बॉन्ड होता क्या है। चुनावी बॉन्ड एक वचन पत्र की तरह होता है जिसमें भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता का विवरण होता है। चुनावी बॉन्ड में लेन देन में पार्टियों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। यही कारण है कि चुनावी बॉन्ड पूरी तरह से गोपनीय होता है। इसकी जानकारी केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की होती है, जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बताया कि यहीं से ये बॉन्ड खरीदा जाता रहा है। चुनावी बॉन्ड को भारत में कोई भी व्यक्ति या कंपनी खरीद सकती थी। अब तक भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की देश भर की 29 शाखाओं में ये मिल रहा था। चुनावी बॉन्ड को प्रत्येक साल जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीने में 10 दिनों के लिए बेचा जाता है। खरीदार की पहचान एसबीआई को छोड़कर सभी के लिए गुमनाम होती है। बॉन्ड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के लिए जारी होता है। ये बॉन्ड एसबीआई द्वारा जारी किया जाता है और कम से कम 1000 रुपए से और अधिकतम कोई सीमा नहीं थी। इस योजना के तहत कॉर्पोरेट और यहां तक कि विदेशी संस्थाओं द्वारा दिए गए दान पर 100% कर में भी छूट मिलती है, टैक्स में भी छूट मिलती है। दो गैर सरकारी संगठनों, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और कॉमन कॉज फॉर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी की जो पार्टी थी, इन लोगों ने चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लिटिगेशन फाइल की थी, याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया था कि इस योजना से राजनीतिक फंडिंग में गैर पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी नहीं है और बड़े पैमाने पर चुनावी भ्रष्टाचार वैध होता चला गया है। इसके बाद अप्रैल 2019 में उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अगुवाई कर रहे थे, जिसकी पीठ जो थी उसमें न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता भी थे और संजीव खन्ना भी थे। इन्होंने राजनीतिक दलों को दानदाताओं और बैंक खाता संख्या का विवरण एक सीलबंद कवर में ईसीआई को प्रस्तुत करने के लिए कहा, यानी इलेक्शन कमीशन को। बेंच ने यह कहते हुए योजना के कार्यान्वयन पर रोक लगाने से परहेज किया कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन सुनवाई की आवश्यकता है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के लिए यह बड़ा झटका भी है। राजनीतिक विश्लेषक भी लगातार ये कह रहे हैं कि अगर चुनावी बॉन्ड पर रोक होगी तो फिर चंदे पार्टियां आखिर कैसे लेंगी। हो सकता हो कि इस वजह से भी काले धन का उपयोग चुनाव में देखने को मिले। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। कई दलों का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, उनके न्याय जो उन्होंने फैसला दिया है उसका स्वागत है। लेकिन इसका विकल्प क्या होगा, कैसे पार्टियां चंदा लेंगी, फिलहाल इस पर अभी तक कोई भी बात नहीं हुई है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर यही दिखाई पड़ी जो कि राजनीतिक दलों को झटके के रूप में देखने में आई, या यूं कहें कि उनके सामने आई। दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। दूसरी बड़ी खबर आईएनडीआईए गठबंधन से जुड़ी हुई थी। जयंत चौधरी, ऐसा नाम जो कि जाट और जो पश्चिम यूपी के मुस्लिम वोटर्स हैं उनके बीच में बड़ी पैठ बनाने में कामयाब रहे हैं। जयंत चौधरी, जिनका परिवार हमेशा से किसान नेता के रूप में देखा जाता रहा है या किसानों के लीडर्स के रूप में इनके परिवार के लोग देखे जाते रहे हैं। इनके दादा को भारत रत्न का ऐलान किया बीजेपी ने और उसके बाद जयंत ने कहा कि भला किस मुंह से अब मना करूंगा। पिछले हफ्ते के जो गया हफ्ता था, यानी पिछले हफ्ते में लगातार पूरे हफ्ते ये चर्चा होती रही कि अब जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आएंगे।
हालांकि जयंत चौधरी की तरफ से औपचारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया, ना ही जयंत चौधरी की पार्टी की तरफ से कोई औपचारिक ऐलान हुआ। लेकिन बीते हफ्ते जयंत चौधरी ने जिस तरीके से एनडीए का दामन थामा, ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश में INDIA गठबंधन पूरी तरह से खत्म होता दिखाई देने लगा। अगर देखा जाए तो INDIA गठबंधन में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, RLD और सपा ही एक बड़े तौर पर दिखाई पड़ती है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और RLD। अब इन तीनों पार्टियों के अलावा यहां पर INDIA गठबंधन का कोई मजबूत न चेहरा दिखाई पड़ता है और ना ही कोई मजबूत पार्टी नजर आती है, क्योंकि BSP ने तो पहले ही कह दिया है कि वो अलग काम करेंगे। अब इन तीनों पार्टियों में से अगर एक पार्टी छिटक गई तो आप समझिए कि INDIA गठबंधन को झटका है। जयंत चौधरी अपनी कुछ मांगों के साथ एनडीए के छाते के नीचे हैं। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर इस लिहाज से भी जयंत चौधरी का एनडीए में आना बड़ी चुनावी खबर बनी, क्योंकि ये INDIA को झटके के तौर पर देखा गया। चुनाव बेहद नजदीक है और एक एक कर अगर साथी छूटते जाएंगे तो निश्चित तौर पर INDIA गठबंधन को बड़ा नुकसान होगा, और ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में देखने मिला। तो फिलहाल जयंत चौधरी एनडीए के छाते के नीचे हैं। सीटों को लेकर अभी तक कोई खास ऐलान नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद वो सीटों पर अपनी बात रखेंगे। समाजवादी पार्टी यूपी में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी है और इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के महासचिव पद से इस्तीफा दिया। इसकी खूब चर्चा हुई। उन्होंने अखिलेश यादव को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दे दिया। अपने बयानों को लेकर वो लंबे समय से विवादित रहे हैं। आप सब जानते हैं, हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवता, हिंदू धर्म ग्रंथों पर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को पत्र में लिखा कि मैं राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे रहा हूं। हालांकि वो सपा से MLC बने रहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पत्र में लिखा कि वो पार्टी में बिना किसी पद के सपा को मजबूत बनाने की कोशिश करते रहेंगे। अपने पत्र में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई मुद्दों पर नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने पार्टी में भेदभाव का आरोप लगाया। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार दल बदल के लिए भी जाने जाते रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने बयानों के लिए भी जाने जाते रहे। हिंदू धर्म ग्रंथ हो, हिंदू देवी देवता हो, प्रभु श्री राम हो, ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो कि हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ हो और उस पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान ना आया हो। वो भी ऐसा बयान जो विवादित रहा है हमेशा से। पार्टी ने कभी भी इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। साथ ही यही बात इनको स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरीके के बयानों को अपने इस्तीफे के पत्र में भी मेंशन किया है, इस्तीफे के पत्र में भी जोड़ा है, ये कहते हुए कि अगर मैं कोई बयान देता हूं तो मैं पार्टी का महासचिव हूं, तो भला ये मेरा व्यक्तिगत बयान कैसे हो सकता है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि इसके पहले उन्होंने जिस तरीके का भी बयान दिया है, हमेशा पार्टी के वरिष्ठ नेता ये कहते रहे हैं कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना निजी बयान हो सकता है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लगातार उनके इस तरीके के बयानों को पार्टी दरकिनार करती रही है। इसका जिक्र भी उन्होंने अपने इस्तीफे के पत्र में किया है। लेकिन मूल बात जो निकलकर सामने आई वो कहा जाता रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 कायस्थ नामों को आगे बढ़ाने के बाद खफा दिखे और इसी नाराजगी को उन्होंने महासचिव पद के इस्तीफे के तौर पर अखिलेश यादव के सामने, पार्टी के सामने, या आप यूं कहें कि देश के सामने रखा। समाजवादी पार्टी में बहुत समय से स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हैं, जुड़े रहे हैं। लगातार उनके बयानों को भी कोट करके दूसरी पार्टियां समाजवादी पार्टी को घेरती रही हैं। लेकिन इस बीच उनका महासचिव पद से इस्तीफा देना भी अखिलेश यादव को बड़ा झटका बताया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि अखिलेश यादव के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले इनका नाराज हो जाना वाकई में बड़ा झटका है और इसकी भरपाई अब अखिलेश यादव कैसे करेंगे, ये देखने वाली बात है। बड़ी खबर जिसने सुर्खियां बटोरी चुनावी हफ्ते में वो थी किसान आंदोलन, जिस पर की जमकर सियासत हो रही है, जिस पर की जमकर बयानबाजियों का दौर चल रहा है, जिस पर की जमकर वार पलटवार हो रहा है। किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली का घेराव किया है। पंजाब, हरियाणा के साथ कई राज्यों के किसान दिल्ली में धरना दे रहे हैं या यूं कहें कि आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने दिल्ली चलो मार्च का नाम इसे दिया, लेकिन किसान आंदोलन 2.0 भी इसे कहा जा रहा है। दरअसल इस किसान आंदोलन का पैटर्न 2020-21 में हुए किसान आंदोलन से काफी मिलता जुलता है। पिछली बार की तरह अलग अलग राज्यों से किसान आंदोलन में लोग शामिल हुए थे और दिल्ली में घुसने के लिए ही पूरी उनकी तैयारी थी। फिलहाल किसान आंदोलन पर राजनीतिक तौर पर जिस तरीके के बयान आ रहे हैं वो पूरे हफ्ते सुर्खियां बटोरते दिखाई पड़े।
लगातार किसान आंदोलन की टाइमिंग को लेकर सवाल उठते रहे, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ये चुनाव हो रहा है, ये आंदोलन हो रहा है, इसलिए भी ये कहा जाता रहा कि इसकी टाइमिंग जो है वो राजनीतिक मतलब के हिसाब से बताती है। हालांकि पक्ष विपक्ष में लगातार बयानबाजी का दौर जारी रहा। इस बीच केंद्र सरकार ने बिल्कुल भी देरी नहीं की और 2 बड़े मंत्री आगे कर दिए। पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा लगातार किसानों से बातचीत कर रहे थे। एमएसपी को लेकर किसान अपने पक्ष रखने के लिए इन केंद्र सरकार के नुमाइंदों से, या यूं कहें कि प्रतिनिधि से, जो कि केंद्रीय मंत्री थे दोनों, इनसे मुलाकात के लिए गए भी। 2-3 दौर की बैठकें भी हुई, लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। एमएसपी को लेकर गेहूं के अलावा कुछ और अनाज थे जिन पर की सरकार एमएसपी देने को तैयार है। अब उस पर किस तरह की सहमति बनती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच कांग्रेस हो, इस बीच समाजवादी पार्टी हो, इस बीच आम आदमी पार्टी हो, ये सब केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। इनके नेता एक के बाद एक बड़े बयान दे रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि ये किसान विरोधी सरकार है और ये किसानों के लिए कोई भी काम नहीं कर रही है। इसलिए भी इस किसान आंदोलन को राजनीतिक खबरों में लेना लाजमी हो जाता है, क्योंकि हालांकि जितने भी यहाँ पर आंदोलन में संगठन हैं वो सब नॉन पॉलिटिकल संगठन बताए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि संगठन नॉन पॉलिटिकल हैं बट ये सियासतदारों के लिए बड़ा मुद्दा हो जाता है, इसलिए सियासी गलियारों में लगातार इस हफ्ते किसान आंदोलन को लेकर जमकर हंगामा, बवाल, शोर शराबा होता रहा है। और इस हफ्ते की बड़ी खबरों में एक खबर और सुर्खियों में रही, वो थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो 2.0। दरअसल बिहार में राहुल की यात्रा पहुंची, बिहार होते हुए वो यूपी पहुंचे, लेकिन जिस तरीके से बिहार से यूपी में उनकी एंट्री हुई, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहे। लगातार उनकी यात्रा को जो फॉलो कर रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक, वो ये बताते रहे कि वो अपनी कोशिश में तो जरूर जुटे हुए हैं, लेकिन उसका फायदा उन्हें लोकसभा इलेक्शन में बहुत मिलेगा ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पिछली जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी उससे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दे पा रही है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इस समय चुनावी माहौल है और उन्हें आईएनडीआईए गठबंधन को एकत्रित करके रखना चाहिए था, लेकिन वो यात्रा पर निकल गए हैं। बहरहाल उनकी यात्रा बिहार में रही पिछले हफ्ते और उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती दिखाई पड़ी। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, जहां पर राहुल गांधी नजर आए। भीड़ तो बहुत नहीं दिखी, लेकिन हाँ, अजय राय उनके साथ जरूर दिखे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। निश्चित तौर पर इस हफ्ते लगातार राहुल गांधी ने यह कोशिश की कि चुनावी खबरों में बने रहें, ऐसा हुआ भी, लेकिन उनकी इस यात्रा का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप देख रहे होंगे तो उनके ही जो आईएनडीआईए गठबंधन के दल हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि ना इस यात्रा की टाइमिंग सही है और ना ही इस यात्रा को रिस्पांस सही मिल रहा है। हालांकि बीजेपी हमेशा से ये बात कहती रही है कि वो कोई भी यात्रा निकालें, लेकिन उससे लोकसभा चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी चूंकि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, उनके लिए इस तरह की बात निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को परेशान करने वाली हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए कांग्रेस के कद्दावर नेता लगे हुए हैं, लोग लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी उसका रिस्पांस कुछ इस तरीके से नहीं आ रहा है। अगर बात करें उनके बयानों की, उनके भाषणों की, तो लगातार वो अपने यात्रा के दौरान बीजेपी पर हमलावर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर रहे। इस हफ्ते उन्होंने कहा कि किसान और मजदूर विरोधी ये सरकार है और इस सरकार ने हमेशा ही किसानों का नुकसान किया है। चूंकि किसान आंदोलन चल रहा था, इसलिए ये मुद्दे वो तेजी से उठाते हुए नजर आए। इन सब के अलावा भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि महाराष्ट्र में खत्म होगी, वो इस हफ्ते चर्चा का विषय भी रही, राहुल के बयानों को लेकर, सुर्खियों को लेकर। और राहुल के साथ साथ जयराम रमेश भी लगातार पार्टी की तरफ से, राहुल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों की बात करते हुए बीजेपी सरकार को घेरते नजर आए, केंद्र की सरकार को घेरते नजर आए। इसलिए ये खबर इस हफ्ते चुनावी सुर्खियों में रही। एक और बड़ी खबर इस हफ्ते खूब सुर्खियों में रही और वो खबर भी नेहरू गांधी परिवार से जुड़ी हुई है। सोनिया गांधी का अपना गढ़ रायबरेली छोड़कर राज्यसभा जाना। उच्च सदन राज्यसभा में उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस पार्टी राजस्थान से सोनिया गांधी को भेजती है और वो इस हफ्ते की बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम, बड़े राजनीतिक चर्चा का विषय बनती है। सोनिया गांधी अमेठी और रायबरेली, जिनके लिए हमेशा से गढ़ रहा है नेहरू गांधी परिवार
की अगर बात करें तो उनके लिहाज से भी अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजना कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा कदम है। और अगर नेहरू गांधी परिवार के लिहाज से देखें तो ये तीसरी महिला है जो कि राज्यसभा जा रही है। इससे पहले इंदिरा गांधी, उससे पहले उमा गांधी और फिर अब सोनिया गांधी। जिस तरीके की तस्वीर सियासी गलियारों में सोनिया गांधी को लेकर आई, या यूं कहें कि बीजेपी की प्रतिक्रिया आई, बीजेपी की तरफ से कई बार ये कहा गया कि ये निर्णय जो है पार्टी का अपना अंदरूनी है, हो सकता हो कि वो थक गई हों। फिर कांग्रेस की तरफ से इसका पलटवार हुआ ये कहते हुए कि वो अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से लोकसभा में निम्न सदन में नहीं बल्कि उच्च सदन में बैठेंगी, यानी राज्यसभा का हिस्सा बनेंगी। जिस तरीके की चर्चा सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर पिछले बहुत समय से चलती रही, वो फिलहाल इस हफ्ते उस पर विराम लग गया और वो राज्यसभा की उम्मीदवार होकर कांग्रेस की तरफ से गई। लेकिन इनसे ही जुड़ी हुई एक और खबर थी जो कि लगातार खूब सुर्खियां बटोरती रही, और वो थी रायबरेली से प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव का चुनाव लड़ना। कहा यह जाने लगा जिसकी कि चुनावी गलियारों में, और या यूं कहें कि राजनीतिक गलियारों में चुनावी चर्चा जब हुई तो ये बात निकली कि रायबरेली से अगर सोनिया गांधी निकलती हैं तो क्या वहां पर प्रियंका गांधी की एंट्री होगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस खबर ने भी इस हफ्ते खूब सुर्खियां बटोरी और खूब इसकी चर्चा। चुनाव इस हफ्ते में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम में और क्या कुछ देखना चाहते हैं आप जरूर बता सकते हैं। किस तरीके की खबरें आपको पसंद हैं आप वो भी बता सकते हैं कमेंट्स के जरिए। चुनाव मतलब सिर्फ अमर उजाला, क्योंकि हर दिन हर हफ्ते हम एक से बढ़कर एक कार्यक्रम आपके लिए लाते हैं। इस हफ्ते चुनाव, इस हफ्ते में इतना ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।